स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइलम निडेरिया को, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी एनिमल किंगडम के बारे में। उसमें कुछ वीडियोस मैंने पहले डाली थी, उसकी कुछ क्लासिफिकेशन डाली थी। उसके बाद हमने फाइलम पोरीफेरा देखा था, प्लेटिहेल्मिन्थीस देखी थी। उसके बाद हम तीसरे फाइलम पर जा रहे हैं, वो है फाइलम निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। और ख़ास बात यह है हमारी इस सीरीज़ में कि जो भी फाइलम मैं आपको बताता हूँ उसके साथ मैं आपको ट्रिक्स ज़रूर बताता हूँ, जिसकी मदद से आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि इसको चॉइस पर छोड़ देते हैं कि ये समझ नहीं आता, थोड़ा याद करने में मुश्किल होता है, कुछ इसकी बातें ऐसी होती हैं। लेकिन इसीलिए मैं साथ में ट्रिक भी बताता हूँ कि ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ईटा में, नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन इनके मुताबिक, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके बारे में बोर्ड के एग्जाम में तो इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या ईटा होता है, नीट होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके हवाले से इनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी वजह से हम आपको ट्रिक बताते हैं ताकि आप उस ट्रिक की मदद से, उस सेंटेंस की मदद से इनके इस फाइलम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकें और उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम इस फाइलम निडेरिया को डिटेल में देख लेते हैं कि यह है क्या चीज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करें वर्ड पर, सिलेंट्रेटा पर। तो सिलेंट्रेटा दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक सील जिसके मायने होती हैं कैविटी, और दूसरा वो जो वर्ड है हमारे पास वह है एंट्रॉन। एंटेरॉन, एंट्रॉन का मतलब होता है गर्ट या एलिमेंट्री कैनाल हम कह सकते हैं जिसको। तो इससे जो पूरा मतलब हमारे यहाँ पर निकलता है, तो हम इसको पूरे एक लफ्ज के तौर पर लिखें यहाँ पर सिलेंट्रॉन। तो यहां पर इसका मतलब बन जाता है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ये आपको ध्यान में रखना है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। अब गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी क्या चीज है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इस फाइलम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं कि बात है कि इनमें गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है। और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का ये काम है कि ये डाइजेशन में मदद देती है, और इसके हेड पर सिर्फ एक माउथ ही ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं। इसमें एनस लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता। तो इस कि अगर हम मतलब से यहाँ पर गौर करें कि इसका नाम क्यों सिलेंट्रेटा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इस वर्ड से जो मतलब बनता है वो एलिमेंट्री कैनाल या कैविटी बनता है, जो यहाँ पर होती है हमारे पास गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। उसके बाद हम बात करें निडेरिया वर्ड की। तो निडेरिया वर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं निडोब्लास्ट या निमेटोसाइट सेल्स। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ साथ में, निडोब्लास्ट या हम उनको कहते हैं निमेटोसाइट्स। इन सेल्स को ये जो स्पेशलाइज्ड बनते हैं होते हैं, तो ये डेवलपमेंट के बाद स्टिंगिंग सेल्स भी हम इनको कहते हैं। स्टिंगिंग सेल के क्या काम है वो भी हम आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर आपने मेन दो बातें यहाँ पर इस फाइलम की याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम्स में। वो ये है कि इनमें जो कैविटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उसके बाद दूसरी बात है वो ये है इनके अंदर कि इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम निमेटोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। इसी वजह से इनको हम निडेरिया भी कहते हैं या सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इन जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है, निडोब्लास्ट या निमेटोसाइट सेल्स, इनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। स्टिंगिंग सेल्स। अब इन स्टिंगिंग सेल्स का क्या काम है? इन स्टिंगिंग सेल्स के तीन काम आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो काम आता है वो होता है एनकरेज। एनकरेज का मतलब है किसी भी या इनकी बॉडी को किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट में मदद देते हैं। ये जो स्टिंगिंग सेल्स इनके ऊपर पाए जाते हैं, आपको जिस वक्त मैं डायग्राम बनाऊंगा उस वक्त भी आपको बताऊंगा कि इनकी बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी से निकल रहा होता है, उसके ऊपर ये निमेटोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं जिनमें स्टिंगिंग सेल्स इनको हम कहते हैं। ये किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी रॉक के साथ इनको इनकरेज करने में, अटैच होने में मदद देते हैं। तो इनका एक काम तो ये आ गया स्टिंगिंग सेल का, अटैचमेंट में मदद देते हैं, इनकरेज में मदद देते हैं। दूसरा जो काम इनका होता है वो है डिफेंस, और तीसरा जो इनका काम है वो है फीडिंग या फूड कैप्चरिंग। फूड कैप्चरिंग वाले शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये तीन काम आ गए, इनकरेज, डिफेंस और फूड कैप्चरिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि इनकरेज किस तरह से करते हैं, कि इनके ऊपर ये सेल्स हैं, ये अटैचमेंट में मदद देते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। उसके बाद बात करें तो डिफेंस और फूड कैप्चरिंग कैसे करते हैं।
फूड कैप्चरिंग और डिफेंस इस तरह से करते हैं ये कि अगर आपको मैं यहाँ पर डायग्राम की मदद से बताऊं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इनकी शेप होती है और इनके अंदर ऐसे कैप्सूल होता है और यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर को निकला होता है और उसके आगे पिन होती है हमारे पास। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये जिस वक्त किसी भी अगर इसको फूड चाहिए तो किसी भी प्रे को जिस वक्त ये चाहता है कि उससे ये फूड हासिल करे, उसको अपने अंदर इनगल्फ करे, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कैप्सूल से बाहर निकलता है और इसके आगे जो पिन होती है ये उस डिफेंस उस प्रे के साथ जाके अटैच करती है, उसको इनगल्फ करने में मदद देती है। और इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ये कैप्सूल के अंदर एक पॉइजनस टॉक्सिन्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हिप्लोटॉक्सिन। और हिप्लोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होता है जिस वक्त ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिस किसी भी प्रे के अंदर इनगल्फ होता है या उसको जिस वक्त अटैच होता है उसके साथ बाइट करता है उसको, तो उसके अंदर इसके अंदर जो कैप्सूल के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है हिप्लोटॉक्सिन वो उस स्प्रे के अंदर इनगल्फ हो जाता है अगर ये डिफेंस के तौर पर यूज करे। तो अगर इसको अगर उस स्प्रे को खाना है यानी अपनी खुराक के तौर पर ऐड करना है तो वो उसको पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से ये डिफेंस और फूड कैप्चरिंग में मदद देता है कि इसके अंदर कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर होता है उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जो किसी भी प्रे या एनिमी से बचने के लिए उसके अंदर इंजेक्ट होता है, वो अपने टॉक्सिन सब्सटेंस हिप्लोटॉक्सिन को इंजेक्ट करके अपने आप को उस एनिमी से बचाता है। तो इस तरह से कुछ ये काम करता है। उसके बाद हम बात करें तो इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल की होती है। टिश्यू लेवल आपको पता है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स व्हिच आर फंक्शन टुगेदर, या हम कह सकते हैं कि ऐसे सेल्स एक तरह के सेल जो फंक्शन भी एक तरह का करते हैं उनको हम टिश्यूज कहते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकते हैं उनमें। तो आपको इससे पहले भी जो फाइलम पढ़ाया था पोरीफेरा उसमें आपने देखा था कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाते थे जो सारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पहली दफा फाइलम निडेरिया में हमें देखने को मिला कि इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, जिनमें इन आप आगे जाके जैसा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवीजन और लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टिश्यूज पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक आपको पता है कि मैंने आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जहां पर ये नाम से भी जाहिर हो रहा है, डायस का मतलब है टू और प्लास्टिक का मतलब लेयर्स, यानी इनके अंदर दो किस्म की सिर्फ लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। और आपको एक और बात बताता चलूं यहाँ पर कि ये जो से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एक्टो और एंडो के दरमियान एक तीसरी लेयर पाई जाती है जो ट्रू लेयर नहीं होती, एक जेलेटिनियस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मिजोग्लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपने ये समझना है कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेलेटिनियस सब्सटेंस पाया जाता है, नॉन सेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मिजोग्लिया कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊं तो ये हमारे पास आ गई दो लेयर्स, ये आप समझ लें कि एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। ये हमारे पास आ गई एक्टोडर्म मिसाल के तौर पर और ये आ गई एंडोडर्म। अब इन दोनों के दरमियान एक जेलेटिनियस सब्सटेंस पाया जाता है, नॉन सेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मिजोग्लिया। आपने इसको मीजोडर्म के साथ कंपेयर नहीं करना। मीजोडर्म जो है वो एक तीसरी लेयर आती है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। यहाँ पर मीजोडर्म नहीं पाई जाती बल्कि एक दूसरी जेलेटिनियस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मिजोग्लिया कहते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें तो ये एसीलोमेट्स होते हैं। एसीलोमेट्स का मतलब होता है नो कैविटी, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें किसी किस्म का कोई सिलोम नहीं पाया जाता, नो सिलोमेट होता है। क्योंकि आपको पता है कि सिलोमेट जो होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है सिलोम कैविटी वो उनमें मीजोडर्म उनको डिराइव करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीजोडर्म नहीं है उसकी जगह पर मिजोग्लिया पाया जाता है, तो यहाँ पर इनके अंदर कोई भी सिलोम नहीं पाया जाता, कोई सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती। उसके बजाय एक और कैविटी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म नहीं है जो उस कैविटी को लाइन करे, इसी वजह से हम इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एसिलोमेट्स हैं, इनके अंदर कोई भी सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती। तो ये बात भी आपने ध्यान में रख लेना है। उसके बाद बात करें बॉडी लेयर्स की, मैंने अभी भी आपको बताया, दोबारा से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ में कि बॉडी लेयर्स इनके अंदर दो तरह की पाई जाती हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरी होती है हमारे पास
एपिडर्मिस, दो तरह की लेयर आ गई। एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है, जबकि जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो हमारे पास एंडोडर्म से डिराइव होती है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है और जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है वो एंडोडर्म से डिराइव होती है। जो एपिडर्मिस है ये आउटर लेयर होती है हमारे पास, और जो गैस्ट्रोडर्मिस है या जो जिससे वो डिराइव होती है एंडोडर्म, वो हमारे पास इनर लेयर होती है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि आउटर होगी हमारे पास एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो इनर लेयर बन जाती है। तो ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि इनके अंदर कितनी किस्म की लेयर्स पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी कुछ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, कि हमारे पास कोई हाइड्रा की डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है, और इसकी मदद से हम देखते हैं कि इसके अंदर और कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का। हाइड्रा में ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया माउथ, और ये जो स्ट्रक्चर्स यहां पर शो कर रहा है इसको हम कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स, ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूवमेंट में मदद देते हैं। और आपको मैंने बताया था कि टेंटिकल्स में यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं या निमेटोसाइट्स या निटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो 3 किस्म के कामों में मदद देती हैं, एक इनकरेज, डिफेंस और फूड कैप्चरिंग। तो ये 3 काम भी इन टेंटिकल्स की मदद से ही होते हैं, क्योंकि टेंटिकल्स के अंदर ही ये स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं। और इन टेंटिकल्स का जो अपना एक फंक्शन वो ये है कि ये मूवमेंट में मदद देते हैं। ये टेंटिकल्स की जो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो वेरीज करता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले तो ओबिलिया में इनका जो नंबर होता है वो 30 तक होता है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो इसकी क्लास में आ जाते हैं फाइलम निडेरिया में, उनमें ये नंबर वेरी करता रहता है। हर क्लास का या हर जो मेंबर है इस फाइलम का, उनके अपने अपने नंबर होते हैं टेंटिकल्स के। उसके बाद हम बात करें तो इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जो ट्रू कैविटी नहीं होती, और इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जो मैं आपको बता चुका हूं। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। अब यहां पर इस कैविटी में गौर करें तो यहां पर कोई भी एनस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊपर वाले एंड पर एक ओपनिंग है जिसको हम माउथ कंसिडर करते हैं। तो यहां पर ये जो कैविटी कहलाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, उस तरह के प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सेट प्लान। तो आपने ये बात समझ लेनी है कि ब्लाइंड सेट प्लान वो होता है जो ऐसी कैविटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है, जो माउथ के तौर पर हम कंसिडर करते हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई एनस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। उसके बाद आपको मैंने बताया था 2 लेयर्स हैं। ये बाहर वाली जो लेयर है, आउटर लेयर, वो हमारे पास आ गई एपिडर्मिस या जो एक्टोडर्म से डिराइव होती है, और जो इनर लेयर है वो हमारे पास आ गई गैस्ट्रोडर्मिस या जो एंडोडर्म से डिराइव होती है। तो ये बात भी आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। उसके बाद हम बात करें तो ये ज़्यादातर इनके जो हम देखें अक्रेंस कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, बल्कि ज़्यादातर क्या ऑल एक्वेटिक्स होते हैं, यानी सारे पानी में मौजूद होते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो मेरीन में होते हैं। तो यहां पर हम 2 कैटेगरीज यहां पर बना लेते हैं, एक मेरीन वाटर की और एक फ्रेश वाटर की। जो ज्यादातर होते हैं मोस्टली वो मेरीन वाटर में होते हैं, और जो फ्यू होते हैं, चंद एक होते हैं, वो फ्रेश वाटर में होते हैं। और फ्रेश वाटर में जो एग्जांपल यहां पर आ जाती है हमारे पास, उसके तौर पर हम कह सकते हैं वो हमारे पास होती है हाइड्रा, जो जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर डायग्राम भी शो करने की कोशिश की है। तो हाइड्रा एक ऐसी एग्जांपल है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इनमें एक तरह का, और हम सिमेट्री की बात करें तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी ये सिमेट्री। और सिमेट्री क्या है, ये सारी मैं बातें आपको बता चुका हूं, क्योंकि मैं ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें ये सिमेट्री क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती हैं, या सिलोमिक कैविटी किस तरह से पाई जाती है, सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी मैं पहले एक वीडियो में बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। उसके अलावा आप दूसरे 2 फाइलम भी देख सकते हैं ताकि आपके एक अच्छी तरह से व्यू आ जाए, कंसेप्ट बन जाए, फिर आप इस फाइलम पर आ सकते हैं। तो रेडियली सिमेट्री ये होती है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब मोर देन 1 प्लेन में
डिवाइड कर सकें दो इक्वल पार्ट्स में, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इन थ्रू मोर देन वन प्लेन, तो उस किस्म की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियली सिमेट्री। यानी यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर हम इस ऑर्गेनिज्म को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर इसके बहुत सारे प्लेन्स हमें मौजूद है हमारे पास कि जिसके थ्रू हम इस ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो यहाँ से भी दो इक्वल पार्ट्स में कट होगा, यहाँ से करूँ यहाँ से भी होगा, यानी इसमें बहुत सारे प्लेन्स पाए जाते हैं, मोर देन वन प्लेन पाया जाता है इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो इस वजह से इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है उसको हम कहते हैं रेडियली सिमेट्री। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना देखते हैं यहाँ पर। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर इस क्लास में जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, जो बेसिक फॉर्म पाई जाती है वो दो तरह की होती है। एक पोलिक फॉर्म होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है ध्यान से। अगर आपको समझ नहीं है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें, रिवाइंड करके दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दूसरी जो होती है वो मेडूसा फॉर्म होती है। इन दोनों फॉर्म्स को हम देखते हैं क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। तो इन इंडिविजुअल्स की कुछ बेसिक फॉर्म पाई जाती है जिनको हम ज़ॉइड्स कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं ज़ॉइड्स, क्योंकि आपको पता है या नहीं भी पता, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो निडेरियंस होते हैं ये कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं, और कॉलोनीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ज़ॉइड्स, जो बेसिक्स फॉर्म को शो करते हैं। और इन फॉर्म्स में ये इंडिविजुअल पाए जा सकते हैं। एक पोलिप फॉर्म होती है, और जो मेन मैं आपको बता रहा हूं, एक पोलिप होती है और दूसरी मेडूसा होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है जिनमें ये इंडिविजुअल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दो जो मोस्टली इन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं वो पोलिप फॉर्म और मेडूसा फॉर्म है। अब बात करें पोलिप फॉर्म की, तो इसकी जो एग्जाम्पल आ जाती है वो है हमारे पास हाइड्रा, और जो मेडूसा की है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है जेलीफिश। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ऐसी क्लास के इसके मेंबर्स भी हैं जिनमें दोनों किस्म की फॉर्म्स पाई जाती हैं, और उसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास ओबिलिया। ओबिलिया में दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं। जिस वक्त ये दोनों फॉर्म्स पाई जाएंगी तो डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी इसमें जो काम होंगे उस मेंबर के, उस ऑर्गेनिजम्स के, वो आसानी से हो सकेंगे क्योंकि एक अलग अलग फॉर्म मौजूद है जो अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो बेसिक फॉर्म है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पोलिप फॉर्म में हम देखें तो ये ज़्यादातर सेसाइल होते हैं। मैं दूसरा मार्कर यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादातर सेसाइल होते हैं। उसके बाद बात करें तो ये सिलिंड्रिकल होते हैं। उसके बाद इनका जो फंक्शन आ जाता है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इनके फंक्शन में जो बात आती है वो ये है कि ये फूड कैप्चरिंग में, उसके अलावा फीडिंग में मदद देते हैं। तो इनका जो पोलिप फॉर्म का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये फूड कैप्चरिंग में और फीडिंग में मदद देते हैं, जबकि जो मेडूसा फॉर्म है वो अम्ब्रेला शेप की होती है, अम्ब्रेला शेप। उसके अलावा बात करें तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर फाइलम निडेरियंस की जो क्लास है उनमें जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं सरफेस से, वो मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमिंग करते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है मेडूसा फॉर्म का वो ये है रिप्रोडक्शन है। ये रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि मेडूसा फॉर्म रिप्रोडक्शन में मदद देता है। उसके बाद हम बात करें तो इनकी जो मेडूसा मार्कर यहाँ पर यूज़ करता हूँ, साथ में आपको बताता हूँ कि ये जो फॉर्म्स हैं ये किस तरह से एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो ये हमारे पास पोलिप फॉर्म है, ये मेडूसा फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पोलिप फॉर्म मेडूसा फॉर्म में एसेक्सुअली कन्वर्ट होगी, और जो मेडूसा फॉर्म है वो दोबारा से पोलिप फॉर्म में कन्वर्ट होगी सेक्सुअली। अब यहाँ पर आपने ये टर्म याद रखनी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जाती है कि ये पोलिप का मेडूसा में और मेडूसा का पोलिप में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। ये बात आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, मेटाजेनेसिस। इसको दूसरी टर्म्स के साथ आपने लिंक नहीं करना।
ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअली मेडूसा में और मेडूसा सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट होती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, या दूसरी टर्म में सिंपली हम इसको ये भी कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन यहां पर आपने बात याद रखनी है कि इसको हम ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, गेमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स जनरेशन में, जिस वक्त वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर जो टर्म पाई जाती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अब बाज़ औक़ात बच्चे इनको अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते कि पॉलिप से मेडूसा में सेक्सुअली आ रही है या सेक्सुअली आ रही है। तो इसके समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप यहाँ पर एक ध्यान में रख लें एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पी इसका लफ्ज़ ले लें, पॉलिप, पी से पॉलिप और एम से मेडूसा। अब जिस वक्त पी पॉलिप से मेडूसा में आएगी, कन्वर्ट होगी पीएम, यानी यहां से पी से एम में आएगी, पीएम लफ्ज ले लेते हैं, तो वो ए सेक्सुअली होगी, और ए सेक्सुअली का आप एक ए लफ्ज ले लें। ए से बनता है एरोप्लेन, यानी आपको पीएम बनना है तो आपको एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, या आप जिस वक्त पीएम बन जाते हैं तो आप हवा में हो जाते हैं, यानी आपका दूसरे लोगों से एक मर्तबा बढ़ जाता है, और आप उसको कह सकते हैं कि एरोप्लेन एक ऊपर वाली जगह पर उड़, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो ऊपर उड़ता है, वो दूसरे लोगों से बहुत ऊपर उड़ता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बना लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर जिस वक्त हम बात करें तो एम से यानी मेडूसा से जिस वक्त पॉलिप में कन्वर्ट होगा, तो वो यहाँ पर एस लफ्ज यहाँ पर याद रखें, यानी सेक्चुअली, यानी सड़क की मदद से आप जाएंगे। तो जिस वक्त पीएम बनेंगे, पी से एम की तरफ आएंगे, तो एरोप्लेन को यूज करते हुए ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हुए ये कन्वर्ट होंगे, और जिस वक्त एम से पी की तरफ जाएंगे तो सड़क के थ्रू जाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रख सकती हैं, एरोप्लेन, सड़क, थोड़ी थोड़ी आप भी कोशिश किया करें, कोई जो बात आपको मुश्किल लगती है उसको आप किसी भी छोटी सी ट्रिक की मदद से, किसी बात से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रख लेनी है। तो ये मेटाजेनेसिस आपने लफ्ज़ अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एक सेक्सुअली होती है और दूसरी होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होती है वो हमारे पास गैमीट्स की फॉर्मेशन की वजह से होती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो दो तरह से होती है, एक बडिंग की मदद से होती है और दूसरी जो होती है वो फीयन की मदद से होती है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रख लेनी है कि एसेक्सुअली ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड होते हैं या बनते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, वो बडिंग और फीयन की मदद से होते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रख लेनी है। और इसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इनके अंदर जो लार्वल स्टेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और लार्वल स्टेजेस में जो इंपॉर्टेंट के अंदर जो लार्वा पाया जाता है उसका नाम होता है हमारे पास, जहां पर मैं लिख देता हूं साइड पर, वो होता है हमारे पास प्लैनुला। प्लैनुला क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स, प्लैनुला जो एक लार्वल स्टेज है इन ऑर्गेनिजम्स की, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है। और प्लैनुला एक ऐसी इनकी लार्वा स्टेज है जो सिलिएटेड लार्वा होता है, और जो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनाता है और उसके आगे फिर इंडिविजुअल बनता है। तो ये लार्वा का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, प्लैनुला लार्वा। ये इनके अंदर पाया जाता है, और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ इनकी एक क्लास है जिनका एक एबिलिटी है, या उनके हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्सोस्केलेटन अपने इर्द गिर्द स्क्रीट करते हैं, और उस एक्सोस्केलेटन को हम कहते हैं कोरल, या जिसको हम कोरल लीफ के नाम से भी याद रखते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर जो क्लास है, इनकी जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है तो कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्सोस्केलेटन अपनी बॉडी के इर्द गिर्द स्क्रीट करते हैं, जिसको हम कोरल लीफ कहते हैं। कोरल लीफ के बारे में आप जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के कोरल लीव्स होते हैं जो मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं, और जो वाटर में ओरिजिन से वाटर को बचाते हैं, और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ जगहों पर ये कोरल लीव्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ काम्स में मदद देते हैं। वो इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे निडेरियंस की कि किस तरह से इंपॉर्टेंस भी है इनकी। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी सारी, और हमने इसकी रिप्रोडक्शन भी देख ली। उसके बाद हम थोड़ा सा इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जो और आते हैं वो ये है कि इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो आपको मैंने बताया कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो ब्रांच होती है और सिंगल उसके पास ओपनिंग होती है जो माउथ होते हैं, उसके थ्रू ये डाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन होती है वो इनकी डिवीजन के थ्रू होती है, और जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होती है
वो इनमें किसी किस्म की कोई रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर तो मैंने आपको बताया कि एक ही ओपनिंग पाई जाती है जो माउथ होती है। इनके अंदर कोई एनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, लिहाजा इनके अंदर कोई भी जो एक्सक्रीशन है या रिस्पायरेशन है वो नहीं पाई जाती। उसके बाद हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो इनका है, वो नर्वस सिस्टम इनका नर्व नेट या सम सेंस ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। कुछ किस्म के इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और नर्व्स का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसके थ्रू इनका नर्वस सिस्टम अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो कुछ ये आपने बातें भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो निडेरियंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। उसके हम बात करें तो कोरल लीफ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं शोर्स को फ्रॉम एरोजन। और उसके बाद कोरल्स के जो और काम आ जाते हैं वो ये है कि ज्वेलरी में ये पाए जाते हैं, यानी उसमें यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये रॉक्स गार्डन में पाए जाते हैं। और सम जो निडेरियंस होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं और उनके अंदर एक हेप्लोटॉक्सिन जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो पाया जाता है, और वो भी इनके अंदर पाया जाता है जो इनकी इंपॉर्टेंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उस सेंस में हम अगर इनको एक जुमले में हम इसको डिफाइन करें निडेरियंस की इंपॉर्टेंस को, तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी हमारे इकोनॉमिकल लाइफ में, क्योंकि कोरल लीफ इनकी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। उस बेसिस पर ये हमारी डेली डे लाइफ में या दूसरे कामों में ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन का मैंने पहले से यहाँ पर बना लिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन है। ये ऑर्गेनिजम्स हमारे पास या ये फाइलम हमारे पास 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होती है हमारे पास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। हाइड्रोजोआ जैसा कि नाम से जाहिर होता है, हाइड्रो मीन वाटर। इसके अंदर आपको मैं पहले ही बता देता हूं जो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना पाया जाता है, यानी इनके अंदर जो बेसिक फॉर्म होती है वो 2 तरह से होती है, पोलिप और मेडूसा फॉर्म। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि हाइड्रा जो इनका मेंबर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलिप फॉर्म पाई जाती है, और उसके अलावा जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सब के अंदर पोलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म पाई जाती है। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया और वेलिला भी पाए जाते हैं। और ये इसकी कुछ एग्जांपल है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद हम दूसरी क्लासिफिकेशन पर जाते हैं, कैटेगरी पर जाते हैं, वो है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ जो है वो हाइड्रोजोआ के बिल्कुल उल्ट होते हैं, यानी इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। मेडूसा स्टेज इनमें डोमिनेंट होती है, जबकि पोलिप स्टेज बहुत ही रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। और इनकी जो एग्जांपल पाई जाती है वो ऑरिला है, जिसको हम जेली फिश भी कहते हैं। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि जेली फिश यहाँ पर, क्योंकि फिश का यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कंसिडर कर लेते हैं कि इनके अंदर भी ये फिश है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना आपने, क्योंकि ये जो आरिला है ये एक ट्रू फिश नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि फिश जितनी भी हैं वो सारी आ जाएगी हमारे पास फाइलम कॉर्डेट्स में। इसमें जो ये नाम दिया गया है जेली फिश, ये इसकी से स्ट्रक्चर की बेसिस पर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पाई जाती हैं फिश की, उस वजह से हम इसको जेली फिश कहते हैं, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं होती। ये बात आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल इसकी आ जाती है, वो है जाइगो या राइजोस्टोमा। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल आ जाए। नोटेबल एग्जांपल्स हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम तीसरी कैटेगरी पर जाते हैं, टाइप पर जाते हैं, वो है एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कोरल फॉर्मेशन में मदद देते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो स्टेज पाई जाती है, बेसिक फॉर्म पाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ पोलिप स्टेज होती है, जबकि मेडूसा स्टेज या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही रिड्यूस होती है। उसके बाद हम बात करें इसकी जो एग्जांपल्स हैं, वो कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं। तो उनकी एग्जांपल में आ जाता है एडेम्सिया, और इसका कॉमनली जो हम इसको कहते हैं वो है सी एनीमोन। उसके बाद आती है गोर्गोनिया, जिसका कॉमन नाम है सी फैन। उसके बाद आती है पिनेटुला, सी पेन, कोरलिज्म, रेड कोरल, हेलोपोरा, ब्लू कोरल, और मीन डेरिना, ब्रेन कोरल, और एंटीपैथ, जिसको हम ब्लैक कोलर कहते हैं। तो ये नाम आपने ध्यान में रखने हैं इसकी एग्जांपल्स, और इनके जो आगे कॉमन नेम है वो आपने जरूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कॉमन नेम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनकी बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। कुछ थोड़े से यहाँ पर जो लफ्ज़ हैं इनके प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर जाते हैं, और वो है ट्रिक।
जी हाँ, ये ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप इस पूरे फाइलम को आसानी से एक जुमले में याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक ट्रिक बनाई है या जो मैंने सर्च की है यूट्यूब पर और दूसरे ज़राए से जो मुझे मिली है ट्रिक आपके लिए, वो है मेरी निडेरिया कॉलोनी। तो ये ट्रिक है, एक सेंटेंस है मेरी निडेरिया कॉलोनी, जिसको आप हर एक लफ्ज़ को इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर करके एक आप आसानी से इस फाइलम को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी का अगर हम एम यूज़ करें तो आप को मैंने बताया कि इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी जो अक्रेंस है वो ज़्यादातर मैरीन होती है। तो यहाँ पर ये मैरीन का लफ्ज़ एम से निकल सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको फिनोमेना बताया था जिसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इससे हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ई से बनता है एक्स्ट्रा सेलुलर, आर से रेडियल सिमेट्री, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनका कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आई से इंट्रासेलुलर या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है, जो इनके अंदर लार्वल स्टेज पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था प्लानेटुला, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो डाइजेशन पाई जाती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, इंट्रा सेलुलर भी होती है। तो ये दो लफ्ज़ भी यहाँ पर निकल आते हैं। उसके बाद हम बात करें निडेरिया लफ्ज़ की, तो निडेरिया में जो सी पहले आता है उससे हमारे पास लफ्ज़ बनता है निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स। आपको पता है कि निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। और इनके जो 3 काम होते हैं बेसिक, वो मैंने आपको बताए, इनकरेज का होता है, फूड कैप्चरिंग का होता है और तीसरा डिफेंस का होता है। तो ये सी से निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स बन गए। उसका जो एन है, एन यहाँ पर शो कर रहा है, एब्रीविएट कर रहा है लफ्ज़ को निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स अगेंस्ट स्टिंगिंग सेल्स को ही हम कहते हैं। तो ये लफ्ज़ भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो आगे यहाँ पर लफ्ज़ रह जाते हैं IDAREIA, तो इनका कोई भी यहाँ पर नहीं बन सकता था क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ऐसे ही आप इनको छोड़ दें। तो मेरी निडेरिया कॉलोनी में आपको पता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो इनमें कुछ हमने एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर लिया है। तो इस कॉलोनी में आपको पता है कि हाइड्रा भी रह रहा है, कोरल भी रह रहा है, पेन, फैन, वार, ओबिलिया। तो मुख्तलिफ इसके एग्जाम्पल है जिनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि आपको यहाँ से याद रह जाएं। तो कॉलोनी में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उस तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं और उनके मैंने कोशिश की कि यहाँ पर सिर्फ उनके कॉमन्स नेम लिखे जाएं ताकि वो आपको अच्छी तरीके से याद रहें। क्योंकि ये जो फ़ैन है, जो सी फ़ैन है, इसका आपको जो बायोलॉजिकल नाम है वो यहाँ पर मैंने लिखा है गोर्गोनिया। उसके बाद हम बात करें पेन की, तो सी पेन के जो नाम है पेनेटुला है, उसके बाद ओबिलिया है, वार है, मुख्तलिफ ऐसे नाम हैं जो आप इस कॉलोनी में यानी इस एग्जाम्पल के तौर पर याद कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक थी जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारा फाइलम है वो याद हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको समझ नहीं है आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर लें, रिवाइंड करके सारी वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और आपको ये अच्छी समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी अप्रिशिएशन होगी, हम और अच्छे तरीके से आपकी तरफ वीडियो लेकर आ सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अगली फाइलम में मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ जिसमें हम अगले फाइलम को देखेंगे। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।